अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज मेरे पास एक रिपोर्ट है यूरोपियन कमीशन का डाटा है 2021 का, जिसमें यह बताया गया है कि कौन से ममालिक ने शेंजन स्टेट्स के अंदर वीज़े जो हैं वो जारी किए हैं, कितनी एप्लीकेशंस उनको वसूल हुई थी, कितने परसेंट उन्होंने वीज़े रिजेक्ट किए हैं। तो इस हवाले से हमने टॉप 8 कंट्रीज़ का इंतखाब किया है। जो 8 ममालिक टॉप पे रहे हैं, उनके हवाले से अगर आप उनका रिजल्ट जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो नई एप्लीकेशन देनी है वीज़ा के लिए, वो किस कंट्री के लिए शेंजन स्टेट्स में देनी चाहिए। तो जो हमारे पास डाटा मौजूद है, ये ऑफिशियल डाटा है। इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं की गई है, कोई आपको खुश करने की बात नहीं है। लेकिन सबसे टॉप पे जो है, नंबर 1 पे, वो है जनाब लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में ये एक यूरोपियन कंट्री है और लोएस्ट इसका रिजेक्शन रेट रहा है 2021 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन जो वसूल हुई थी वो हुई थी 2383, 2383, और इसकी रिजेक्शन जो थी जस्ट 1.2% थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा इसने वीज़े शेंजन स्टेट्स में दिए हैं। इससे आगे चलते हैं तो सेकंड नंबर पे आने वाला मुल्क है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में जो है वो आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो थी 3886, 3886, और 2.7% इसने वीज़े जो है वो रिजेक्ट किए हैं। इसी तरह अगर हम लिथुआनिया पे जाते हैं, जो तीसरे नंबर पे कंट्री आया है, वो है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने जनाब एप्लीकेशन रिसीव की थी 24,764। इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो रेशो है एप्लीकेशन रिसीव करने की। और तीसरे नंबर पे है इसकी रिजेक्शन, 2.8% उसने वीज़े जो थे वो रिजेक्ट किए थे। आगे हम चलते हैं चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है उसने जो भी रिसीव की थी उनकी तादाद थी 2,07,470। वाह, क्या बात है जनाब। चेक रिपब्लिक ने 2,07,470 एप्लीकेशन रिसीव की थी और उसने सिर्फ 3.3% वीज़ा की रिजेक्शन दी है। बाकी सब के सब उसने अप्रूव कर दिए थे। लेटविया 5वें नंबर पे है और लेटविया ने जो एप्लीकेशन रिसीव की थी वो थी 16,764 और उसने 3.5% वीज़ा रिजेक्ट किया। छठे नंबर पे आने वाला मुल्क है फिनलैंड। फिनलैंड ने एप्लीकेशन रिसीव की थी 61,015 और उनमें रिजेक्शन रेट था 4.7%। सातवें नंबर पे आता है हंगरी। हंगरी ने जो एप्लीकेशन रिसीव की थी वो थी 70,269, 70,269, और 4.8% इसकी रिजेक्शन थी। और आठवें नंबर पे है आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो थी 40,657, और लिथुआनिया सॉरी माजरत एस्टोनिया ने जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं वो की हैं 5.4%। ठीक है जी। यानी कि 100 में से उनने तकरीबन 5-6% जो थी, 5 से 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट की, बाकी सब के सब वीज़े दिए हैं। ये अगरचे 8वें नंबर पे है लेकिन इसने भी बहुत ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं। तो जनाब ये 8 ममालिक थे जिनका मैंने पहले से जिक्र किया है, और इनको देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस मुल्क में शेंजन स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। तो आप जानते हो कि इसका जो डिसीजन का टाइम है वो 15 वर्किंग डेज ही है, लेकिन आप उसको छोड़ते हैं। अब हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं इन ममालिक का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट तमाम एम्बेसी के सेम ही होते हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क शायद हो। कोई किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को कोई एम्बेसी ज़्यादा मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। लेकिन आपने 2-3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर बतानी होती हैं। एक ये कि आपका बिज़नेस, एम्प्लॉयमेंट, या जो भी आपका ज़रिया आमदन है वो क्या है, और उसको आपने प्रूव करना होता है। उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो ये आती है कि आपके पास फंड्स क्या हैं। फंड्स में आपकी ज़रा बैंक स्टेटमेंट है, आपकी सेविंग्स है, पासबुक है, और जो भी आपके मतलब आपने सेव किए हुए हैं पैसे,
उस हवाले से वो आपकी सेविंग जाती है। और एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं कि अक्सर लोग जो ये करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं बिजनेस की। सिर्फ बिजनेस की आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है आपके जो है पर्सनल विजिट के लिए। और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप पैसा बिजनेस पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ट्रिप पे हैं तो फिर आप वो स्टेटमेंट से पैसा लेंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल पे हैं, आपने विज़िट करना है, आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आप प्लेयर विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर लाजम है कि आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दें। और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट इतनी हो कि आप आसानी से वो अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा एम्बेसी ने ये भी देखना होता है कि आपकी सालाना डिस्पोजेबल इनकम क्या है, और उस डिस्पोजेबल सेविंग जो होती है आपकी, उसमें से आप कितने परसेंट आपने कितने अर्से पे लगाना चाहते हैं। ये तो नहीं पॉसिबल कि आप 6 माह की इनकम या 7 माह की इनकम या वह 10-12 महीने की इनकम जो है वो आप 10-12 दिनों पे लगा दें। ये तो किसी सूरत में भी कोई भी एम्बेसी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो एक बैलेंस तरीक़ाकार होता है। और यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है किसी कंसल्टेंट की जो आपको एक अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सके। आपका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए, और आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको बिजनेस के टैक्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, अकोमोडेशन चाहिए होती है, और फ़्लाइट की रिज़र्वेशन चाहिए होती है, फ़ोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके अलावा आपका एक कवर लेटर होता है जिसमें आप एक ब्रीफ अकाउंट देते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, उसमें से आप FRC दे सकते हैं, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट जो है, सॉरी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट नॉर्मली आपकी कंट्री में अवेलेबल होते हैं या आपकी कंट्री में बताए जाते हैं, वो ही डॉक्यूमेंट आपने लगाने होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस और इनविटेशन लेटर अगर आपके पास है तो फिर आपको अकोमोडेशन की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इनविटेशन नहीं है तो फिर आपको अकोमोडेशन होटल वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह आपने बुक करना होता है। और इसके अलावा आपने क्या है जी कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। शेंजन स्टेट में बाज़ एम्बेसीज ऐसी हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं कंसिडर करते, कहते हैं ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, आप अपने वो बता दें कि आपके एसेट्स क्या हैं, और ये कि आपकी सैलरी स्लिप्स रिटर्न्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो मांगते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मैंने बात आपसे पहले अर्ज कर की थी कि एम्बेसी ने ये देखना होता है या वीज़ा ऑफिसर ने ये देखना होता है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आपके पास जो भी फंड्स हैं उसमें आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो या कि आप हार्डली अफोर्ड कर रहे हो। अगर आप हार्डली अफोर्ड कर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका पर्पज़ कोई और है, या फिर आपने वापस अपने मुल्क में नहीं आना है, आपने वहाँ स्लिप हो जाना है, आप स्कंडर हो जाना है, और उसके लिए उस मुल्क को परेशानी होती है आपके वजह से। तो क्यों ना फिर ऐसा किया जाए कि आप जब भी अप्लाई करें सबसे पहले आप ये देखें कि किस मुल्क की वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट बहुत वाइजली प्रिपेयर करें, और ये ध्यान में रखें कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आपको एक अच्छा खासा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं हो जाते। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।